आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरे साथ मौजूद है आरिफ हुसैनी साहब, जो एमआईएम के प्रवक्ता हैं। 16 बयान माने जाते हैं, बेबाक माने जाते हैं। आज में मुलाकात में हम तो मुलाकात लेते रहते हैं, लेकिन आज इलेक्शन का माहौल चल रहा है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और जो भी चौराहे पे जो भी अफवाहों का बाज़ार गर्म है, कुछ बातें हैं जो भी है जनता की, वही बातों पे आधारित मैं सवाल करने वाला हूँ। अपने मन से, अपने दिल से कोई बात नहीं करने वाला हूँ। सर, पहला सवाल ले लेते हैं। पहले सबसे हमारे चैनल में खैर मकदम है आपका। अब की बार ख्वाजा इम्तियाज़ जलील साहब के लिए ये राह कितनी आसान और कितनी मुश्किल रहेगी? देखिए, 5 साल का बहुत बेहतरीन तजुर्बा इस वक्त इम्तियाज़ जलील साहब के साथ में। 2019 में जब लोगों ने पूरी उम्मीद और जोश के साथ में इम्तियाज़ जलील साहब को जो मुंतखब करके 4 लाख वोट दे के पार्लियामेंट को भेजा, इम्तियाज़ जलील साहब ने पार्लियामेंट में जाने के बाद में पूरी ईमानदारी से, दयानतदारी से सारे समाजों की आवाज़ को उठाया और कामों पे ज़मीन पे उतार के दिखाया। इसलिए सारे समाज के लोग ने इस वक्त ये ठान के रखा है कि इम्तियाज़ जलील साहब को तारीख़ी वोटों से जीत कर देने वाले। सर, कुछ लोगों का कहना है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के 1.5 लाख का गट्ठा था वोट का, प्रकाश अम्बेडकर साहब का, वो आज आपके साथ नहीं। मैं खुल के कह रहा हूँ कि जो बात सोशल मीडिया पे, मेरा कोई सवाल अपने मन का नहीं है। कुछ तल्ख भी बात हो सकती है, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो गट्ठा आपके साथ नहीं है, फिर आप कैसा दावा कर रही है आप जीत के आएंगे? देखिए, आंकड़ा आप भी नहीं बता सकते 1.5 लाख था क्या 1 लाख था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दलित समाज ने हमारा साथ दिया था जी। और दलित समाज इस आपको ही किसने बोल दिया कि आप हमारे साथ नहीं हैं? नहीं, सुनिए मेरी बात, दुनिया बिल्कुल सही बात बोला आप। नेता अपने स्वार्थ के लिए कोई भी बयानबाजी कर सकते हैं, नेता अपने स्वार्थ के लिए उम्मीदवार बदल सकते हैं, नेता अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन तोड़ सकते, गठबंधन जोड़ सकते हैं, लेकिन समाजों के अंदर उतर के जो हमने काम किया और समाज के दिलों में जो जगह बनाई है, इस बार भी आप देखेंगे दलित समाज पूरी हिम्मत और जोश और ज़रूरत के साथ में इम्तियाज़ जलील साहब को ही वोट देने वाला है। सर, एक बात लोग काफ़ी कह रहे थे कि आखिरी लम्हे में अगर लाहौर में अगर आसद साहब, अगर इम्तियाज़ जलील साहब अगर कोशिश करते तो हो सकता था ये गठबंधन हो सकता। कहाँ तक सही मानते इस बात? नहीं, देखिए, गठबंधन के जितने भी तकाज़े होते हैं, गठबंधन के जितने भी इश्यूज़ होते हैं, इनकी तमाम कोशिशें की गई है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा भी गठबंधन किसी से नहीं हुआ और उनका भी गठबंधन किसी से नहीं हुआ। तो देखिए, गठबंधन जो होते हैं इश्यूज़ के ऊपर होते हैं, मुतालबात के ऊपर होते हैं, और जब आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, मेरे को आपकी बात में समझ में नहीं, तो वहाँ गठबंधन नहीं होता है। आखिर अव्वल उनको भी उनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है, हमको भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो अवाम के मुद्दों को सामने रखते हुए, कम्युनिटी के सवालात को सामने रखते हुए अलायंस होते हैं, लेकिन किसी वजह से अलायंस नहीं हो सकी। सर, आज काफ़ी लोगों में इस बात की भी एक बातें चर्चा में आम है कि एमआई में सब ठीक ठाक नहीं चढ़ा है। कुछ बातें तो अखबारात में भी आई, आपने पढ़ा होगा। और ख़ास बात शागर में आपको जलसे आम जो हुआ था, तो उसमें डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब बैनर पे उनकी फ़ोटो भी नहीं थी, सारी बातें थी। उस विवाद को आप कैसा देखते हैं? देखिए, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, ना कोई बहुत बड़ी बात थी है। इस वक्त इलेक्शन किसका हो रहा है? खासदार साहब का, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का हो रहा है। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का जब इलेक्शन हो रहा है तो सारे लोग खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं, एतराज़ किसी ने भी नहीं किया। आप इस बात पे क्यों इतना परेशान हो रहे? नहीं, व्हाट्सएप आप पेपर की तिगड़मबाजी पे मत जाइए। जो पेपर ये ज़र खरीद गुलामा जो पेड न्यूज़ चला रहे, उनका कोई बयान आया जिनकी आप बात कर, किसी ने खिलाफ मुखालिफत में बात की? जब हमारे पास सब कुछ सही है तो इनके पेटों में क्यों तकलीफ़ हो रही? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसा हो गया, कुछ लोग नाराज़ हो गए, कुछ लोग देखिए, हम आपको कह रहे हैं कि ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम इत्तेहाद के नाम पे सबको जमा करने के लिए निकले और पार्टी के अंदर के लोग पूरे मुत्तहिद हैं। अरे, जब हमको एतराज़ नहीं है तो दूसरों के पेट में तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है। सर, कुछ जो आपस में लड़ रहे हैं उनका एक ख्वाजा साहब पे खुला आरोप है कि गुटखे का कारोबार है या और भी कारोबार है, उसमें इम्तियाज़ जलील साहब का पार्टनरशिप है, उनमें उनकी भागीदारी है, ऐसे उन पर आरोप लग रहे हैं और सोशल मीडिया पे है। मैंने इंटरव्यू कवर किया था, तो कैसा देखते हैं इसको? ये सियासी बात है या कुछ क्या है? देखिए, बिन आधार के ऊपर किसी ने भी बात नहीं करना चाहिए, और सबूत अगर है तो फिर पुलिस स्टेशनों में क्यों नहीं जा रहे? सबूत अगर तुम्हारे पास में, ये ऐसे बेतुके लोग, बेहया लोग, ये गलीज़ लोग अच्छों को बुरा साबित करने को निकलना, ये पुरानी आदत है ज़माने की। इम्तियाज़ जलील साहब का दामन सियासत में वो पाक दामन है कि जितने खड़े हैं ना, ये 10% में इनकी बराबरी में नहीं आ सकते, 10% में नहीं आ सकते। इसमें भागीदारी है, उसमें भागीदारी है, कहीं बोलते ये ले लिए, कहीं बोलते वो ले लिए। तो ये जो अंदाज़े की दुनिया में जीने वाले लोग हैं ना, ये सिर्फ बेवा के जैसा मातम मना सकते। इनके पास ना कोई आधार है, ना कोई तर्क है, ना कोई सबूत है, और ये बेतुकी बातों का। इम्तियाज़ जलील साहब नंबर 2 के ख़िलाफ़, इम्तियाज़ जलील साहब नशे के ख़िलाफ़, इम्तियाज़ जलील साहब गैर कानूनी कामों के ख़िलाफ़, इम्तियाज़ जलील साहब हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ में जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता। सर, ख्वाजा इम्तियाज़ जलील साहब का वो वीडियो काफ़ी जो तो वायरल हो रहा है
जब आदर्श घोटाले के अंदर साहब को पता नहीं कुछ घंटी आती क्या आती, पता नहीं वो वारकरी समाज के लोग बनते हैं, तो वो क्या मंजर था, उसको ऐसे पेश किया जा रहा है कि जैसा कोई एक धर्म का हिस्सा हो। देखिए, आप भी वहाँ मौजूद थे। हाँ था, आप वहाँ मौजूद थे। उसने भ्रष्टाचार के ऊपर एक गीत बना के लाई थी। अच्छा, भ्रष्टाचार के गीत बजाया जा रहा, लेकिन ये लफाशी करने वाले लोग, ये 200-500 रुपये में एडिट करने वाले लोग, ये समझ रहे ऐसी चीज़ों से शख्सियत दागदार हो जाएंगी, ऐसी चीज़ों से इम्तियाज़ जलील साहब की शख्सियत में सियासी कोई कमी आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मज़लूमों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर बैठे थे, मज़लूमों के साथ खड़े हुए हैं। जिनको ठग लिया गया, जिनको लूट लिया गया, उनका एजुटेशन आंदोलन चला था, वहाँ तो आते नहीं, मज़लूमों के साथ खड़े रहते नहीं, तो फिर दोस्त क्यों निकाले? भाई, आप जिनसे निकाह करें, आप उनके साथ संसार करो, दूसरों की रखेल बनने का मत सोचो। सर एक सवाल ये है कि कुछ वीडियोज़ ऐसी भी वायरल हो रही है कि खाजा साहब शायद उनके आमदार के ज़माने कुछ फ़ोटोज़ है, वो फ़ोटो है, मतलब वो छोटे छोटे 1-1.5 मिनट की क्लिप है वो, कि कोई ऐसा मजहबी मुकाम समझ लीजिए, जैसा रहता ना कोई, जैसा वहाँ पर खाजा साहब खड़े हुए, उनको भगवा शाल उड़ाई जा रही है, कुछ नारियल दिया जा रहा है, या कोई ख़वातीन एक ऐसी भी है कि जो आरती उतारते हैं। एक तरीक़ेकार है, देखिए कि जब कोई उसका मतलब ये होता है, हाँ, वो तरीक़े का मतलब ये होता है कि भाई एक इज्जत बोलो जो भी है हिंदू धर्म का, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि खादर साहब कहीं हिंदुत्व की तरफ चले गए। कैसा माना? देखिए, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा भी लोग सत्कार करने को आते हैं। अगर किसी ने एहतराम के तौर पर, इज़्ज़त के तौर पर अगर मेरी क़दरदानी करी, अगर मेरी इज़्ज़त करी, तो ये कौन से मुफ्तियाँ पैदा हो गए जो सवाल पैदा कर रहे? कहाँ के मुफ्तियाँ कहाँ से फारिग हो गए और कहाँ से उठ गया ये चंद सिक्कों में बिकने वाले लोगों के सवाल आप कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। ये ऐसे बेतुके लोगों की बात भी मत करो, इनकी कीमत बढ़ जाती है, 300 के 400 हो जाते हैं इनकी बात भी मत करो आप। ये देखिए, सारे मज़हब के लोग मिलकर रहते हैं जी। हम त्योहारों में सब एक दूसरे को बुलाते हैं जी। त्योहारों के मायने होते हैं एक दूसरे की खुशियाँ बांटना, मोहब्बतें बांटना। क्या चाहते हैं? ये रेडिकुलेशन पैदा करना चाहते हैं क्या? कट्टरता पैदा करना चाहते हैं क्या? ये जो तमाम फूलों से मिलकर जो गुलदस्ता बना हुआ है भारतवर्ष का, कि इसके ताने बाने को मिटा देना चाहते हैं क्या? नफ़रतें फैलाना जिनका काम उनको फैलाने दो, लेकिन हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे हम मोहब्बत ही फैलाते रहेंगे। सर, सोशल मीडिया पे ये बात भी मैंने पहले कहा कि मेरा पूरा सवाल पूरे सोशल मीडिया पर आधारित रहेंगे। सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि जब किराड़पुरा का दंगल हुआ था, काफ़ी वक्त पुरानी बात हो गई हो, तो वहाँ पर ऐसा खुले तौर पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि खाजा साहब ने कोर्ट में खड़े रहना था और उनके घरों पर जाना था। इसको, ये बातों को आप कैसा देखते हैं? देखिए, जितने इंसाफ पसंद लोग हैं, जितने कानून को मानने वाले लोग हैं, जितने अमन को मानने वाले लोग हैं, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि वहाँ की घटना को आप क्या मानते हैं, पहले ये बोलो। वो तो अजीब गरीब आखिर हम अजीब गरीब नहीं, लेकिन 13 पुलिस की गाड़ी जली कि नहीं जली? जली। किसने जलाया हो? कानून हाथ में लिया गया कि नहीं लिया गया? तो इम्तियाज़ साहब ने बोले थे जाके कानून हाथ में लो। आप जो इम्तियाज़ साहब से उम्मीद रख रहे हैं कि इम्तियाज़ साहब ने वहाँ आगे खड़ा रहना था और ये जनाब ने वहाँ आना था, जामा मस्जिद के इमाम साहब ने आना था, तो क्या बहुत बड़ा कुछ तुमने एक मुल्क फतेह करके आ गए थे क्या? जुर्म आप करेंगे, आप हाथ में कानून लेंगे और उम्मीद ये रखेंगे कि पूरे शहर ने आपको सरा को बैठा लेना। तो देखिए, हम तमाम नौजवानों से गुजारिश कर रहे हैं कि हालात कितने नागज़ीर हो जाए, नाइंसाफ़ी का बोलबाला कितना ही हो जाए, आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। संविधान हमारे पास में, अदालतें खुली है, आप क्यों कानून हाथ में ले रहे? क्या हमारा झगड़ा पुलिस से था क्या? वहाँ पे क्यों पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई रात के 1:30 बजे 1 बजे, और जिन्होंने जलाए पुलिस ने बिल्कुल उनकी वहाँ पर इनको वो निकाला गया, CDR निकाला गया, इनकी पूरी कॉल डिटेलिंग निकाली गई, जितने लोगों के वहाँ लोकेशन आए, लोकेशन आने के बाद में वो लोगों को गिरफ्तार करे, ना तुम्हारे बोलने पे ना मेरे बोलने पे। सर, इसमें करेक्शन कर दो मैं, लेकिन उसमें ये कहा गया, ये भी बात मंजर आम पे आई कि जो लोग दूध लेने को आए थे, भाजी लेने को आए थे, वहाँ पर मार्केट बना हुआ है, उनको भी उठा लिया गया। उनका कहना, पब्लिक का ये कहना था सोशल मीडिया पे कि बेखुसूर लोग को उठाएंगे। देखिए अंसारी साहब, ये दोगले और मक्कर लोगों की बात मत कीजिए आप। रात के 1:30 बजे कौन सी दूध डेयरी खुली थी? कौन सा सब्जी वाला वहाँ खड़ा हुआ था राम मंदिर के पास? सब झूठी बेतू की बात है ये सिर्फ अपने किए पे पर्दा ढांपने वाली बात है, और एक अच्छे इंसान की शख्सियत को दागदार करने के लफ्फा शहर झूठे बयानबाजी है। बताओ मेरे को आप, 11:30 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक जितने लोग वहाँ मौजूद थे जी, उतने एरिया के अंदर कितने मोबाइल एक्टिव थे जी, कितने मोबाइलों के ऊपर बातचीत हुई? वो पुलिस ने पूरी एक SIT टीम बनाई गई थी जिसके चीफ संभाजी पवार साहब थे। हमने सारी चीज़ों का ध्यान कर लिए, जो बेकसूर थे बराबर हमने जाकर उनको छोड़ा के लाए। मैं, नासिर सिद्दीकी, फिरोज़ खान, इसाक हाजी साहब, हमने जाके संभाजी पवार साहब को प्रूफ दिए कि साहब आपने जिनको उठा के लाए, जैसा आप बता रहे ना, जो रास्ते से गुजर रहे थे, तो उनके कितने मिनट हमारे वो रास्ता, जितना मिनट आप रास्ता इस्तेमाल करते उतने मिनट की उनकी जो ड्यूरिंग पीरियड आ रहा, बराबर ऐसे लोगों को छोड़ा के लाए। नाम दे सकते हैं हम ऐसे लोगों की?
सर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि उस हादसे के अंदर एक शेख मुनीर साहब के जो थे बेचारे, उनकी भी कहने की गोली लगने से मौत हुई, काफ़ी अखबारात में आया, जांच का विषय है जो भी है। तो कि भाई इमाम के खासदार थे, एक बड़ी ताकत रखते थे, वो चाहते थे तो उनको काफ़ी इंसाफ दिला सकते थे, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दिला सकते थे। मैं नहीं कह रहा साहब, मैं खुले कहा कि मेरा मन का कोई सवाल नहीं, झूठ है सच है वो आपके सामने है, जनता की अदालत के सामने, तो क्यों नहीं हो सका? देखिए, हम इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, जान किसी भी जाए तकलीफ़ बराबर हमको होने वाली है, तो क्यों इम्तियाज़ जलील साहब को नहीं होगी? परिवार के लोगों से पूछो वो कितने बार इम्तियाज़ जलील साहब के पास आए। बड़ी सीधी बात है। आप खैरे साहब को बोल रहे थे कि लोग खैरे साहब के पास लोगों ने आना चाहिए, आपका सवाल था ना, बराबर। क्यों जाएंगे उनके पास? जब वो खुला बोलते कि मैं हिंदू कोर्ट पे चुन के आया और मैं हिंदू का लीडर हूँ, कौन गैरत वाला इंसान उनके पास जाएगा? अगर आप संविधान के तकाज़ों को पूरा करके चुन के आए, अगर आपने संविधान की ओथ लिए, तो चुन के आने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है पूरे शहर के लोगों का काम करना। इतनी छोटी सोच के लोग, तो वैसे ही इन जनाब से पूछिए कि इनके ये जो मजलूम लीन है ये कभी इम्तियाज़ साहब के पास आए क्या, और अगर आए तो क्या उनको इंसाफ दिलाने की बात नहीं हुई क्या? पूछिए ज़रा इनसे। लेकिन देखिए, हम कुछ करेंगे नहीं, और हमदर्द अगर तुम्हारे घर तक आएंगे तो हमारे घर तक किसी ने आना नहीं। अगर आप ही किसी के बहकावे में अगर दरवाजे बंद करेंगे तो आपको राहत और आपको आसानी दिलाना तो कैसे दिलाना, सर ये भी तो बताइए। सर एक सोशल मीडिया पे ये भी बात बहुत जोर चल रही है कि खासदार साहब ने शहर के अंदर कई गलियों का उद्घाटन कराया, सारी बात है। एक तार की भी दिया जाता है कि गलियों का काम करना एक नगर सेवक का है। खासदार साहब की एक बड़ा रुतबा होता है, एक बड़ी ताकत होती है, उन्होंने बड़े बड़े काम करना चाहिए। ये बयान को कैसे देखते हैं आप? तो कौन से छोटा काम भी इम्तियाज़ जलील साहब ने किया और बड़े से बड़े भी काम किए? थोड़ा गिना दीजिए आप। सबसे बड़ा काम इम्तियाज़ जलील साहब का ये है, जब तक ये औरंगाबाद कायम रहेगा तुमको और मेरे को याद रखना पड़ेगा, ये घरकुल आवास योजना की स्कीम पूरी टाटा फिश फेल होकर रह गई थी। कहाँ गए हिंदुत्व की बात करने वाले, कहाँ गए बड़े बड़े डंके की बातें करने वाले? मार्च के महीने में 2021 के मार्च के महीने के अंदर एंड हो गई थी स्कीम, ये उसका ना फंड आता था ना स्कीम बनती थी। इम्तियाज़ जलील साहब ने पूरा गवर्नमेंट ऑफिसरों को दिल्ली लेके गए, ये तो मालूम आप? पेपर में भी आया। DPR किसने तैयार किया? 45 से 54 हज़ार लोगों को घर मिलने वाले, ये सबसे बड़ा काम। दूसरा काम, कई इंडस्ट्रीज लाने के वास्ते इन्वेस्टरों से इन्होंने मीटिंग लिया रामा होटल के अंदर, जो इन्वेस्टर यहाँ आने वाले लोगों को रोजगार मिलने वाला है। कई IT सेक्टर और ख़ुद इन परसेंट के अंदर, घाटी के अंदर, कई हेल्थ के अंदर कई जायदादें खाली पड़ी हुई थी, कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों को रोजगार मिला। आपने खुद PL हाई कोर्ट के अंदर खुद कोर्ट पहन के खड़े और पैरवी करके करा। कितने बड़े काम गिनो और छोटे गिनो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता जनाब। लोगों को राहतें पैदा करने का, लोगों को आसानियाँ पैदा करने का है। अगर कारपोरेटर के फंड में नहीं है और अगर वहाँ रास्ता बनाने की बहुत ज़रूरत है, तो क्या खासदार ने अपने फंड से काम नहीं कराना? ये कई की छोटी और बड़ी बात है। अब ये 400 बेड का हॉस्पिटल बन रहा दूध डेयरी के सामने, ये दुर्गा प्रसाद शागन के पास का हॉस्पिटल, इसकी भी मंजूर लाया, 200 बेड का हॉस्पिटल बनने वाला। बड़े से बड़े काम और छोटे से छोटे काम, जितने मैं आप बैठेंगे ना 1 घंटे की तवील फहरिस्त चलेंगी। सर उसके अंदर ये भी बात कहा गया था, पंकज मुंडे वो BJP के कुछ कार्यकर्ताओं के नेताओं का भी इसमें अमल दाखिल है, ये भी कहा जा रहा है। कहीं में अमल दाखिल है? जो दवाखाने की बात कर रहे हैं आप। देखिए, वो जगह 7 एकड़ के लगभग जगह है। अच्छा। वो जगह आदरणीय स्वर्गीय हमारे गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम से एक स्मारक बनाए जा रहे थे जी। इम्तियाज़ जलील साहब ने ये एजुकेशन चलाया। इम्तियाज़ जलील साहब ने ये बात सामने रखी कि देखिए उनका नाम बहुत बड़ा है और स्मारक बनाने से लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, आप वहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाओ। ये लड़ाई लड़े, उसको मंजूर कराया, 400 बेड का हॉस्पिटल मंजूर हुआ। और इम्तियाज़ जलील साहब ने उनकी जो दुख्तर नेक है उन पंकजा मुंडे साहिबा को एक पत्र लिखा, ये बात की उनसे कि भाई ठीक है, नाम बहुत बड़ा है, लोक नेते हैं वो, तो अब इस जो स्मारक आप गोपीनाथ मुंडे साहब का रखना चाह रहे थे, आप इस हॉस्पिटल का नाम गोपीनाथ मुंडे साहब का नहीं। ये सोच तो देखिए कितनी पाक है, ये सोच तो देखिए कितनी बेहतरीन है, ये सोच तो देखिए कैसे समाजों को जोड़ने की है। ये दिल जिगर गुड़ता है क्या किसी के पास में? यहाँ तो 4 आने का काम करके 12 आने का नाम होना। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब वो शख्सियत का नाम है कि काम तो तरक्की के कर दे रहे हैं, नाम की फिक्र कभी नहीं की। नाम भी आपका होगा और काम भी आपका होगा इंशाल्लाह, ऐसी क़यादत मिली। सर एक सोशल मीडिया पे ये भी एक बहुत बात दबा के चल रही है कि अभी साहब का जो मतलब स्कूल का उद्घाटन हुआ था, शायद 4-5 साल हो गए इसको, तो जबकि वो अकबर अभी साहब का ऐलान करे थे उन्होंने, तो सवाल ये है कि वो स्कूल बना क्यों नहीं? ये सवाल भी बहुत सोशल मीडिया पे बहुत गरमाया हुआ है। देखिए, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, नंबर 1 बात। वो उनके ज़ाती सरफे से ज़ाती खर्चे से बना रहे, तो अब क्या उनके भी अब मालक बन जाते हैं क्या आप लोग? बोलिए ना मेरे को। मालक चल रहा साहब, तो हाँ भाई उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ मैं। हाँ जी। तो ये ज़ाती खर्चे से करा रहे हो। अब जो लोग ये सवाल और उम्मीद करके रखे, उनसे पूछो कि जो कॉर्पोरेशन के स्कूल में बच्चे पढ़ते, जो गरीबों के स्कूलों में बच्चे पढ़ते, कभी किसी की 1 महीने की फ़ीस दी है क्या तुमने? कभी किसी को एक चॉकलेट का डब्बा दिलाया या पेंसिल का डब्बा दिलाया क्या कभी इन्होंने? जो ये सवाल उठा रहे तो
एजुकेशन के अंदर काम करना, बच्चों का खेल नहीं है, जगह खरीदे, परमिशन लाखों रुपए भर के निकाले और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल काम होगा, उसको इनॉग्रेशन हो चुका है। लेकिन ये किसी की जातीय मिल्कियत या पार्टी की मिल्कियत थोड़ी है, फिर भी मैंने जितनी मालूमात थी आप तक पहुँचा दिया। सर सवाल ये सोशल मीडिया भी ये बात बहुत गर्दिश कर रही है कि खासदार साहब कई मुसलमानों की जो वोट बैंक है उसको थोड़ा अनदेखी कर रहे हैं, थोड़ा उसको हल्के में ले रहे हैं और हिंदू वोट को अपनाने के लिए जैसा उनके कार्यक्रम में जा रहे हैं, उनकी सभाओं में जा रहे हैं, जो भी उनके बड़े आदर्श जो गुरु रहते हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? ये बहुत चल रहा है ट्रेंड। बिल्कुल आप बता रहे हैं। देखिए ये चंद लोग हैं, उंगलियों पे गिनेंगे तो ये छटपुंजे मिलेंगे तुमको आधा डजन और कुछ चिल्लर लीडर मिलेंगे तुमको आधा डजन। 1 डजन लोगों का खेल है, तो 1 डजन लोगों को अब 23 लाख लोगों पे लाद नहीं सकते। रही दूसरी बात, तो क्या सवाल था आपका ये कि इम्तियाज़ जलील साहब खिलाफ तो नहीं जा रहे? नहीं, उनको हल्के में ले रहे हैं। हल्के में ले रहे ना। तमाम शहर के लोगों से मैं पूछता हूँ कि जब वो गुस्ताख़ रसूल तस्लीमा नसरीन आई थी, ये जो सवाल कर रहे बहुत ईमान के पक्के मुफ्तिया बन गए हुए जो फेसबुक पे और व्हाट्सअप पे कौन सी बिलों में छुप के बैठे थे, आना था ना वहाँ। जब केस मुकदमे दाखिल हुए, इम्तियाज़ जलील पे हुए, फिरोज़ खान पे हुए, नासिर सिद्दीकी पे हुए, पूरा पार्टी के लोगों के ऊपर हुए, सारे काम इम्तियाज़ जलील ने करना। यानी कि मुसलमानों के आदर भी इम्तियाज़ जलील ने करना, धनगर समाज का आदर भी इम्तियाज़ जलील साहब ने करना, मराठा समाज का भी करना, सारे समाजों को करना। इम्तियाज़ जलील साहब पर्टिकुलर किसी एक समाज को लेके नहीं चढ़े, सारे समाजों को साथ में लेके चढ़े। सर जैसा आपने गुस्ताख़ रसूल की बात की तो एक मज़हबी बात मुझे भी याद आ गई कि एक फेसबुक पे ये भी चल रहा है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का जब मामला चला और खासदार साहब ने जो बोले कि आपको मुग़लों से कुछ देना देना नहीं, जबकि अकबर एक कई कड़वा सवाल ये भी जवाब है साहब। अकबर भी साहब कई बार तकरीर में कह चुके हैं कि ताजमहल हमने दिया, मकबरा हमने दिया, हज़ारों चीज़ें हमने दी, तो कहने का मुग़लों ने दिया, तो फिर आज हमको मुग़लों से लेना देना कैसे नहीं साहब? सुनिए आप मेरी बात, मुग़ल बादशाहों ने कितने साल हुकूमत करी है? टोटल सब मिला के 950 साल, 700-800 साल के ऊपर जो भी किए। इस तारीख से कोई इनकार कर सकता क्या? बहुत हिंदुत्व का बानी भी उठ के आएगा तो इनकार कर सकता क्या? नहीं कर सकते। काय को गड़े मुड़दे उखाड़ रहा बोलना बाबा, आज क्या कर सकता, पानी 15 दिन के बाद आ रहा है, इस पर बात होना चाहिए, ये कहने का मतलब है उनकी। इम्तियाज़ जलील साहब के कहने का मतलब ये है साफ लफ्ज़ों में कि जिन्होंने अपना शासक गुजार लिए, जिनका दौर ख़त्म हो चुका है, आज हम संविधान को मानते हैं, आज 75 साल से हम आज़ाद हैं, भैया लोगों को रोज़गार नहीं है, इस पर बात करो। मुद्दे कहाँ हैं? आज ये शहर के अंदर 12 दिन के बाद पानी आ रहा है, ये शिवसेना बीजेपी मांडी को मांडी लगा के 28-30 साल यहाँ राज करे और आज बड़ी शान से बोलेगी ये हमारे है वो हमारे, अरे पीने का पानी क्यों नहीं दिए? सवाल ये कहना है इम्तियाज़ जलील साहब का। औरंगज़ेब साहब से किसी को बैर नहीं है, ना हमको सोफियों से बैर है, ना संतों से बैर है, ना बुजुर्गान दीन से, ना ऋषियों से, ना मुनियों से। क्यों बैर करेंगे हम? क्या बिगाड़ा इन्होंने हमारा? इन्होंने अपने दौर में आए, अपना काम करे, चले गए। लेकिन हमको आज जिसकी ज़रूरत है, आज इलेक्शन काहे के लिए कर रहे हैं? औरंगज़ेब का नाम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का कुछ तुम नया महल बनाने वाले का उसके लिए कर रहे क्या? नहीं, एक तो किसी ऋषि मुनि के लिए कर रहे क्या? नहीं। बताइए ना आप मेरे को। इलेक्शन तो आप लोगों के जो जनहित का मामला है, हाँ जनहित के लिए कर रहे ना, इन मुद्दों पे बात करो। आओ तुम्हारे पास में क्या विज़न है, लेके आओ। जाहिल जंगली लोग आके हमसे सवाल करेंगे, कब तक जवाब देते बैठना हमने? सर एक अभी हाल ही में जैसा आपने फेसबुक देखा मैंने, सोलापुर में शायद आप जाने वाले कल या परसों वहाँ पर मेरा ख्याल आनंद राज अम्बेडकर साहब के लिए, तो क्या साहब अकोले में आप प्रकाश अम्बेडकर साहब के लिए सवाल लेंगे? अमरावती की बात कर रहे हैं आप? हाँ अमरावती है। अमरावती के अंदर हमारे देखिए जहाँ समर्थन हमारे कायदे मोहतरम उन्होंने डिक्लेयर कर दिए, तो उनके आदेश हमारे सराखों पे, जहाँ जहाँ के पैगामात हमको आएंगे, जहाँ जहाँ भी हमको जाना पड़ेगा, बिल्कुल हम जाएंगे। और बिल्कुल चाहते हैं कि दलित समाज की लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए। देखिए मैं एक बात आप लोगों को आज बता देता हूँ बस साफ लफ्ज़ों में, कि घटना के शिल्पकार मामारे आयन जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा, तो संविधान के अंदर उन्होंने अपने समाज की, यानी कि बौद्धिस्ट समाज की, जी जो अम्बेडकरवादी समाज है जी, उसकी पीड़ा को उन्होंने जाना, उसके दुर्दर्द को उन्होंने जाना कि कई सदियों से, कई सालों से कौन लोग थे जो इनके ऊपर जुल्म कर रहे, सितम कर रहे थे। आज बड़े हिंदुत्व की श्रेणी में लेके आ रहे वोट लिए, तक इनको इंसाफ देते क्या उनको? ऐसे समाज के साथ जिनको पीड़ित रखा गया, कई सालों तक जिनके साथ इस्तेसाल किया गया, जिनके साथ जुल्म और सितम किया, गैर इंसानी सलूक किया गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो एससी समाज यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए 131 पूरे महाराष्ट्र के अंदर सीधे रिजर्व की, जहाँ से सिर्फ दलित समाज के लोग चुन के जाएंगे, कोई दूसरा चुन के नहीं जा सकता। भाजपा की आ जाओ सरकार, कांग्रेस की आ जाओ, राजपा की आ जाओ, एमआईएम की आ जाओ, दुनिया की आ जाओ, पार्लियामेंट 543 का है। 543 के पार्लियामेंट के अंदर 131 कौन रहेंगे? हमारे दलित भाई रहेंगे जी। ये हक किसने दिया? बाबा साहब ने दिया।
तो पूरा मान और सम्मान करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जवाबदारी किस पे आ गई? 131 लोगों पे आ गई। बिल्कुल। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन दिनों के लिए ये रिजर्वेशन रख के इनको जो राहतें दिलाई, लेकिन जब SC/ST का बिल अमेंडमेंट के लिए आया ये लोग मुँह तक नहीं खोले। उसके ऊपर बात करना तो अवैसी साहब ने, उसके ऊपर बात करना तो इम्तियाज़ जलील साहब ने। लेकिन हम चाहते हैं कि दलितों की लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए, उनको आला से आला सियासत के ऊंचा से ऊंचा मौका मिलना चाहिए। यही चीज़ को सामने रखते हुए हमारे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने जाहिर, उनको हो सकता है हमारे समर्थन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हमारे पास तुम्हारा मान और सम्मान है। हम चाहते हैं कि दलित समाज की लीडरशिप बढ़नी चाहिए। इसलिए आनंद राजे साहब को भी हमने अमरावती के अंदर समर्थन डिक्लेयर किया और अकोले के अंदर प्रकाश अम्बेडकर साहब को डिक्लेयर किया। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमको आपसे कुछ चाहिए, हमको कुछ हासिल करना है। हमारी नेक नीयत ही है। आपने पिछले टाइम हमारे साथ में थे, यकीनन हमको दलित भाई की वजह से कामयाबी मिली और हम कभी उनको अपने आप से जुदा नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये था साहब, तो जवाब मेरे को मिला ही नहीं। जैसा आप अमरावती पे गए सभा लेने वाले, जैसा मालूम पड़ा मुझे सोशल मीडिया के जरिए से, तो अकोले के अंदर प्रकाश अम्बेडकर साहब के स्टेज पे मौजूद रहकर भी उनकी हिमायत आयत का ऐलान करेंगे क्या? देखिए, जब ताईद और हिमायत डिक्लेयर कर दिए तो हम, अगर वो नहीं बोलेंगे, अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो हम हमारे लेवल से जितना समर्थन होता बिल्कुल करेंगे। बोलेंगे तो यकीनन बिल्कुल जाएगी। बुलाया साहब को अमरावती वालों ने? बिल्कुल, हाँ बुलाया। आनंद राजे साहब ने यहाँ आके गए, दावत दे के गए। हाँ, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, वहाँ से अगर कोई दावत नाम आया तो यकीनन जब डिक्लेयर कर दिया तो हम इनराफ थोड़ी करेंगे इस बात से। यकीनन जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, और हमारे कायदीन जिन जिन को आदेश देंगे पूरा लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। सर, एक सवाल ये भी जो है तो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि वक्फ बोर्ड के खासदार साहब मेंबर भी है, तो जैसा पुराने लोगों ने वक्फ बोर्ड पे काम किया है, सारी बात है, तो बहुत खुल के पूछ रहा हूँ साहब, उनका बहुत से लोग ऐसा कहना है कि भाई खासदार साहब के हाथ में आज पावर है, ताकत में है, सारी बात है, नीचे से ऊपर तक मुसलमान बैठे हुए वहाँ पर, कोई वहाँ पर भाजपा का नहीं है, सेना का नहीं है, RSS का नहीं है, तो 2-4 कॉलोनी बसा देना, बिठा देना मुसलमानों को, जो होगा देख लेंगे, ये ऐसा जनरल रफ बात चल रही साहब। मैं वही बात कर रहा हूँ जो चल रही। तो वक्फ बोर्ड की जगह कहाँ है खाली, ज़रा बताइए ना, जगह कहाँ है खाली। अच्छा, अगर नंबर दूसरी चीज़, नहीं सुनिए, मेरे पास कई जगह नहीं है। ये इम्तियाज़ साहब तो 2 साल पहले बने, बागड़ बिल्लो ने कब से बंदर बाट करके रख दिया, आपको कुछ भी नहीं मालूम है इसके अंदर। सुनिए सबसे खास बात, जो लोग वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर नज़र रखना चाह रहे हैं, जिनको मुफ्त की ज़मीन चाहिए, अच्छा बराबर है ना, चाहिए ना, क्रांति चौक के ऊपर जी हरप्रीत सिंह जी 7 एकड़ जगह के ऊपर वक्फ बोर्ड की कब्जा करके गाज़िबाना बैठा हुआ है जी। जब वक्फ बोर्ड के लोग पीछे हट गए, जब शहर के लोगों ने साथ नहीं दिया, इम्तियाज़ जलील साहब ने हमारा पूरा लाव लश्कर लेके पूरे नगर से लेके वहाँ से उनका ताबा उखाड़ के फेंका। इम्तियाज़ जलील साहब पे मुकदमा दाखिल, फ़िरोज़ खान पे मुकदमा दाखिल, नासिर सिद्दीकी पे मुकदमा दाखिल, आरिफ हुसैनी पे मुकदमा दाखिल, अरुण बोड़े पे मुकदमा दाखिल, कम से कम 15 लोगों पे। धन्ना सेठ है ना जी, पुलिस तो आगे पीछे तवाफ़ कर रही थी उसने जितने लोगों के नाम दिया सबके कर दिया। हमने एक ही सवाल कोर्ट में रखे, ये मालक है क्या जगह का? फिर वक्फ बोर्ड के लोगों को हमने साथ में लेके गए कि साहब ये खुद चोर है। वक्फ बोर्ड के लोगों से फिर उसके ऊपर FIR कराए। जनाब, जब लड़ने का टाइम आता ना, ये फुकड़ में मांगने वाले लोग आप बिलों में भाग जाते, कोई लड़ने नहीं आता। लेकिन सवाल ये भी सर कि बाद में खामोशी क्यों, बाद में उसका हल क्यों नहीं निकला? उसका हल निकल गया, वो कोर्ट कचहरी में गए। अच्छा, और कोर्ट कचहरी में जाने के बाद में हमारा ट्रिब्यूनल के अंदर केस चल रहा, PR कार्ड पे उसका नाम कटाओ। ये पूरी इम्तियाज़ जलील साहब जब बोर्ड पे आए, उन्होंने आज करोड़ों रुपए की ज़मीन उसका PR कार्ड में नाम कट जाएगा और वक्फ बोर्ड का नाम लग जाएगा आपको बोड़ा में। उसी तरह जालना रोड पे जितों ने PR कार्ड बनाए हुए सबकी हियरिंग चालू हुई, यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन इंशाल्लाह जब तक इम्तियाज़ साहब, फौजिया मैडम साहिबा या ऐसे लोग हैं, जब तक वहाँ पर मौजूद है, कोई चुरा के भाग नहीं सकता। सर एक ये भी कि अब ये सवाल जो खबरस्तान के ताल्लुक से जो लोग मुझसे मिले भी थे और 1.5 साल पुराना वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद भी है। एक और जटवाड़े की बात कर रहा हूँ मैं, एक मिटपिटी की बात कर रहा हूँ और एक नारे गौ की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो है तो कुछ लोगों का कहना है कि हम खासदार साहब के पास भी गए, हमने निवेदन भी दिए। तो साहब कम से कम खबरस्तान तो एक बहुत मामूली चीज़ है ना, 4-5 साल से लड़ रहे, वीडियो भी है मेरे पास। ऐसा नहीं कि मैं कुछ किस पे इल्ज़ाम तराशी कर रहा हूँ। ये जो बात छोटी टेप चल रही है, तो कम से कम खबरस्तान दिलाने में अब 3-4 साल पुरानी बात। तो दिलाना बोले तो कैसे दिलाना भाई? अब एक जगह तो वक्फ की ज़मीन है, एक जगह सरकारी ज़मीन है। वक्फ की अगर ज़मीन है और वहाँ खबरस्तान है तो कौन रोक रहा है उनको? कोई नहीं रोक सकता। अब रही अगर आप किसी की ज़मीन दिलाओ बोलेंगे तो ये बात किसी की नहीं सर, वक्फ की ज़मीन है ना, वक्फ की ज़मीन अगर है, किसी के कब्ज़े में नहीं है, अगर वो दोष मुक्त है, अगर उसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं है, क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल दिलाना भी चाहिए और देना भी चाहिए। कौन इनकार कर रहा है इस चीज़ों से? सर ये ईद का आप शायद मेरा वीडियो देखेंगे आपने, कम से कम 15 से 20 हज़ार से ज़ायद लोगों ने जो है तो खबरस्तान में नमाज़ पढ़ी, मेरे पास मौजूद है।
तो लोग ये भी कह रहे थे कि खाजा साहब वक्त में बैठे हुए हैं कुछ सरकारी लैंड से कुछ, क्योंकि देखिए साहब मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, बहुत तवज्जो सुनिए आप, बहुत खुली है जनता, आप भी सुनिए जो मुझसे सवाल दागे थे। कई वक्फ की ज़मीनात पे सरकार का कब्जा है, जैसा घाटी परिसर है, ये एक पोलिटिशन ये भी है, तो क्या सरकारी अगर ज़मीन है तो खाजा साहब ने ये बोलना चाहिए कि भाई आपके पास सैकड़ों एकड़ हमारी ज़मीन है ना, अगर आपकी सरकारी ज़मीन गायरन है हमको ईदगाह के वास्ते दो, ऐसा पत्ता फेंक के ऐसी बात नुमाइंदगी करके करना चाहिए। देखिए खासदार साहब के एक दायरे के अंदर पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ें आती है जी। गायरान ज़मीन, ये जितनी गालपेरा की ज़मीन है, जितनी ये आप गवर्नमेंट की लैंड है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाथ में होती है जी। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में बिल्कुल ऐसे कोई प्रस्ताव बना के लेकेंगे तो डीपीडीसी की मीटिंग में रखा जाएगा बातों को, डीपीडीसी की मीटिंग में रख के गवर्नमेंट के सामने ये बात रखी जाएंगी। और जहाँ हो सकता है गायरान की ज़मीन अगर है और वो जहाँ लोगों की ज़रूरत है, जैसा आपने बताया खबरस्तान के लिए, इसके लिए बिल्कुल। अब ये यहीं एक गाँव के अंदर का वाक़या देखो, ये बकुड़ कौन सा तो भी काजी है, जलगो काजी के पास में, वहाँ पर वहाँ का सरपंच शिवसेना का खबरस्तान की जगह पर खुलेआम कब्जा कर रहा, कोई नहीं गया भाई वहाँ पर खबरस्तान की जगह बचाने, इमाम के ही लोग गए और इम्तियाज़ साहब नहीं भी जाए। तो देखिए एक इंसान के सीने के अंदर बहुत तड़प है। अब हर मर्ज़ का इलाज अगर इम्तियाज़ साहब से पूछेंगे तो भाई दूसरों लोगों को वोट देते क्यों? सीए पे बात करना एमआईएम ने, एनआरसी पे बात करना एमआईएम ने, जितने महिलाएं बुजुर्ग हैं उनके ऊपर बात करना एमआईएम ने, संसद में लड़ना एमआईएम ने, 640 सवाल उठाना एमआईएम ने, लेकिन वोट के लिए आप बोलेंगे हाँ वो बहुत अच्छा दिख रहा, ये बहुत न्यारा दिख रहा, ये बहुत प्यारा दिख रहा। जब आपके सवाल हम उठाते आपकी क़यादत करते ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है आगे बढ़ के उतरो। और ये इलेक्शन, अभी का जो इलेक्शन हो रहा है, ना एमआईएम लड़ रही ना इम्तियाज़ जलील साहब लड़ रहे हैं। अब ये इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से जनता इलेक्शन लड़ रही है। सारे समाज के लोग के जब वोट मिलेंगे ना, इनके पैरों की ज़मीन उतर निकल जाएंगी मुखालिफिन की। जनता इलेक्शन लड़ रही है। सर आज मैंने क्रांति चौक पे आपके पास आने से पहले मैंने वहाँ का न्यूज़ कवर किया, वहाँ पर जो तो कांग्रेस है, राष्ट्रवादी पार्टी है, अपने शरद पवार साहब के, ये तीनों पार्टी का गठबंधन, आपको नहीं लगता सर कि ये कहने की बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी पार्टियाँ हैं कि इसके ऊपर आपको बहुत मुश्किल देंगी? 3 पार्टियाँ आपने बताया, 3 पार्टियाँ फॉर्म भरने गए, 300 लोग भी नहीं थे। आप ही की वीडियो में देखा मैंने, 300 लोग भी नहीं है इसमें। देखिए जनता मन बनाई हुई है, जनता को एक काबिल पार्लियामेंटरी चाहिए, जनता को पढ़ा लिखा एमपी चाहिए, जनता के मुद्दे उठाने वाला एमपी चाहिए, जिसको पार्लियामेंट की कार्य प्रणाली समझती। बात समझ लीजिए, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अलग, लेकिन पार्लियामेंट के भी कानून और ज़ाब्ते बने हुए हैं, ये अलग। जो वो ज़ाब्तों में रह के बात कर सकता ऐसा एमपी चाहिए। और ये सारी चीज़ें अगर जनता को किसी में दिखाई देती है, सारे समाज को, वो सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब में दिखाई देती। सर एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ कि खाजा साहब पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी बनाए हैं, कितने लाखों की प्रॉपर्टी बनाए हैं, खुद का भला किया है, ये आरोप को कैसे देखते हैं? अगर आरोप है तो आधार होना चाहिए, अगर इल्ज़ाम है तो सबूत होना चाहिए, और अगर अल्लाह अगर किसी को नवाज रहा तो मेरे पेट में तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। और अगर रही बात, अगर उन्होंने किसी गलत तरीके से अगर पैसा जमा करा होगा और आपके पास कोई पुरावे है तो फिर आप खामोश क्यों बैठे? आपको कुछ चाहिए क्या? आप खामोश क्यों बैठे? मैं बार बार आपको क्या बोला कि इम्तियाज़ जलील साहब का सियासी दामन इतना पाक है, कोई सियासी सुरमा एक सबूत पुरावे के साथ में आ ही नहीं सकता सामने, सिर्फ बेवा औरतों की जैसी बातें कर सकती। अरे मेरा सुहाग लुट गया, अरे मेरा सुहाग लुट गया। असल में बात दरअसल क्या है मैं बता दूं आपको। बताइए। जब से एमआईएम शहर औरंगाबाद में आई और जब से इम्तियाज़ जलील साहब जैसे काबिल शख्सियत के हाथ में क़यादत आई, इन 10 सालों के अंदर कोई कम्युनल राइट नहीं है, कोई ज़ात पात की बात नहीं है, कोई नफ़रत की बात नहीं है, सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बतों की बात है। तो ये जितनों के पेट में दुख रहा ना, ये एक मुट्ठी भर, 1 डजन जो नकली लीडर फिर रहे, ये सिर्फ इनके सवाल है। ये इनकी दुकानें बंद हो गई, जो लीडर भी नहीं थे, कार्यकर्ता भी नहीं थे, कुछ गाजर नहीं समझते जिनको, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाते बैठे थे, इनकी हो गई दुकानें बंद। तो ये लोग ऐसे जो ना बिन बुड़ के आरोप लगाते बैठते, झूठे इल्ज़ाम लगाते बैठते, इनके पास 1 करोड़ की आ गई, तुम्हारे पास 10 करोड़ की। अच्छा आपने जब से चैनल चालू करा, अच्छा ये नहीं बोले कि तुमने करोड़ रुपए कमा लिए बोल के ये भी बोल सकते लोग। सर एक सवाल और जहल में आ गया कि खाजा साहब पे ये भी आरोप लगते हैं, मैं तमाम बातें यहाँ तक कर ले रहा ताकि कि उनके भी लगते हैं कि भी रज़ाकार के सिलसिले के है, वो सोच रखने वाले लोग हैं। रज़ाकार का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो देश की तोड़ने वाली ताकत के नाम जाता है। नहीं, किसने आपको बोला कि किसी ने तोड़ने वाली ताकत माने होते हैं? रज़ाकार के मायने क्या है? रज़ा के माने अपनी स्वेच्छा से काम करना। हाँ, स्वेच्छा से काम करना। लेकिन जो सुनिए ना, स्वेच्छा से काम करना, राष्ट्रीय स्वयं संघ क्या है? क्या बोलेंगे आप इसको? आपसे पूछ के, मेरे से पूछ के करती क्या हो? वो भी तो स्वेच्छा से करती ना।
देखिए रज़ाकार के मायने इनके दिमागों में गलत फहमियाँ भरी हुई। तो बता दीजिए, खुलासा कर सुनिए ना, जो कट्टर रेडिकलाइजेशन करते हैं, जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, इनको रज़ाकार, इनको अकबर, इनको औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, इनको ये दिखाई देते। मुद्दा कहाँ है? 20 साल आपने 20 साल का वक्फा, पैदा हो के बच्चा जवान हो जाता, आपने बेरोज़गारी की खेप बढ़ा के रख दिए, आपने बेरोज़गारी बढ़ा दी, आपने कचरे के अंबार लगा दिए, आपने पीने का पानी नहीं दिए, सीवर लाइन का काम नहीं करे, सड़कें टूटी हुई थी। अब स्मार्ट सिटी के फंड से काम हुआ सब ये इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत से। मुद्दों को हटाने के वास्ते ये झूठे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। सर, एक सवाल और जहन में आ गया है। देखिए, अब लोकसभा के इलेक्शन चल रहा है, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ फेसबुक पे कि हैदराबाद में उनकी जो हल्का है वहाँ नहीं खड़े करते ज़्यादा, 6-7 से जो भी है 2 सीट से ज़्यादा। यूपी में बराबर लड़ रहे हैं आप, बिहार में लड़ रहे, महाराष्ट्र में लड़ रहे, 50 लड़ रहे, 60 लड़ रहे, पता नहीं कैसे कैसे आरोप लग रहे। तो ये क्या है? उनका कहना है कि ये इस तरह के कदम से बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। देखिए नादान लोग हैं वो, जो आपको ऐसे सवाल कर रहे हैं। जी, बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं ना, ये सवाल है ना लोगों को। बराबर फ़ायदा पहुँच रहा है। सुनिए ना, पिछला इलेक्शन जी, किसी माइकल आले में दम था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ ले? कोई मुसलमान सोचता था लड़ने की? नहीं थी हिम्मत किसी में? बहुत सुरमा आज सामने आ रहे। ये दिल जिगर गुर्दा किसने पैदा किया? इम्तियाज़ जलील ने हिम्मत की, बराबर है। जब इम्तियाज़ जलील साहब ने हिम्मत की, नेक नियति से लड़े, तो ऊपर वाले ने असबाब भी पैदा की। और जैसा बात कर रहा था, कौन उम्मीदवार था सामने? चंद्रकांत खैर। कुछ कौन सी पार्टी के थे बोलिए? शिवसेना और भाजपा। हाँ, बीजेपी ना। हाँ। किसको हराया हमने? हाँ, तो बीजेपी शिवसेना को हराया ना। जी, कहाँ से सपोर्ट हुआ? नहीं, आपकी ताज़ी सूरत हाल बता रहे सुनिए, कहाँ लड़ रहे हैं बताइए? इलेक्शन कहाँ लड़ रहे हैं बताइए? यूपी है, बिहार है, खड़े करने सब झूठ है, इनको मालूम नहीं। सियासी जंगली जाहिल लोग हैं, मैं बोला ना, नादान लोग हैं ये। कौन यूपी में इलेक्शन लड़ रहा? एक इलेक्शन नहीं लड़ रहे यूपी के अंदर, एक भी सीट नहीं है। एक भी सीट नहीं लड़ रही यूपी के अंदर। बिहार में एक सीट लड़ रहे तना अख्तरुल ईमान साहब। इनको मालूम ही नहीं है असल में हमारी सियासत बहुत अलग है। इसमें कोई शक नहीं कि हमने पहले सियासी पैतरेबाजी की कि हम सब तरफ लड़ेंगे, बजान दे ढोल खूब, ये जो खुशफहमी की दुनिया में ज़िंदा रहते, लेकिन लड़ रहे हैं हम अभी सिर्फ 3। अभी तक तो 3 ही सामने, फिर हमारा कायदीन तय करेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेंगे जीत सकते हम वहीं लड़ते। सर, ये मेरा आखिरी सवाल है कि सरकारी ये लोकसभा का तो मामला ख़त्म होते जा रहा है क्योंकि इलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो चुके हैं कि आने वाले विधानसभा में, कॉर्पोरेशन में आपकी कोशिश रहेंगी कि वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश भट्ट साहब से एक नया महाज बन जाए, एक नया दोस्ती बन जाए, एक इत्तेहाद का अमल आ जाए, कम से कम आने वाले वक्तों में एक माहौल दिखेगा? देखिए, जितनी सेकुलर पार्टियाँ हैं जो माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से अच्छा सोचती है, माइनॉरिटीज़ को समाजी धारे में लाके जोड़ना चाहती, उनको सियासी और समाजी इंसाफ देना चाहती, वंचित आघाड़ीश नहीं, ऐसी जितनी पार्टियाँ रहेंगी, बिल्कुल उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर वो हमको नहीं भी बोला, उनके दरवाजे अगर खुले दिखे तो हम बिल्कुल जाके वहाँ बात कर सकते। आखिर अव्वल हमको सियासत करके, सियासत के अंदर अपनी भागीदारी करके, हाउस के अंदर अपने नुमाइंदों को पहुँचा के जनता और अवाम के काम कराने। हम कोई अहंकार के अंदर ये हम कोई मगरूर लोग नहीं हैं, लेकिन मसला कैसा है कि कम से कम मेरी बात तो आपके समझ में आना चाहिए, आपकी बात तो मेरे समझ में आना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम सिर्फ बाहर से मेरे को समर्थन कर दो और मैं आने के बाद में सिर्फ तुमको मैं दरवाजे के बाहर खड़ा करूँगा, तो ये नहीं चल सकता। बराबरी की बात करो, इंशाल्लाह सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये आखिरी सवाल पे, मेरा सवाल ये आखिरी था, लेकिन एक बात जहन में आई गई। आज मैं काफ़ी चौराहों पे खड़े रहते साहब, अब उसमें कुछ नौजवान लड़के रहते, कुछ कार्यकर्ता रहते, बहुत खुल के कह रहा हूँ साहब। वो कहते हैं कि मैं खासदार साहब पहले आमदार थे, फिर खासदार बने, उनके अंदर एटीट्यूड आ गया, एक घमंड आ गया, एक गुरूर आ गया, ऐसा कहते हैं। वो कौन सी बुनियाद पे कहते? मैंने कहा बोलिए, नहीं बोले घमंड आ गया, बोले क्या जवाब देंगे आप? देखिए, अब ये नादान सवाल है। अच्छा, नहीं सवाल तो है ना, मगर नादान है ना। अच्छा, अब हम जितने लोग शहर के अंदर है, ये सवाल तो कहीं नहीं आया। अच्छा, उनके इनके सारी के अंदर, उनकी मिलनसारी के अंदर, उनकी बुर्दुबारी के अंदर हमको तो रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया। किसी एक शख्स ने अगर ऐसा बोल देना कि मैं इम्तियाज़ जलील साहब से मिला और उन्होंने मेरे से जो है तो सख्ती से, सख्त रवैये से बात की, एक बता देना मेरे को। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना आपको, यही जो 1 डज़न लोगों का मसला है, ये 1 डज़न लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई, उनको बेचारों को मैं बोलता ना, वो सारी दुनिया की बुराई अगर किसी में दिखे तो इम्तियाज़ जलील साहब में दिखी। क्यों खैरे साहब का नाम नहीं लेते? क्यों दूसरे का नाम नहीं लेते? कुछ इनके अंदर से साठगांठ हुई हुई क्या उनसे? ये भी सच्चाई है क्या नहीं है? जितने उम्मीदवार सामने आए हुए हैं उनका नाम तुम्हारे ज़बान पे नहीं आता, तो पीछे के दरवाजे से कुछ तेल पानी आ रहा है क्या तुमको? तो ये 1 डज़न लोगों का खेल है। इनके पीछे इनके घर के उठा भी नहीं है, इनकी बात में इतना दम नहीं है कि 2 लोग इनकी बात सुन के उठ को पलटा दे या बहला दे। और अभी जब फॉर्म भरने के बाद, जब 26 तारीख के बाद में कैंपेनिंग शुरू हो जाएंगी ना, जब ये लोग लोगों को बोलने निकलेंगे,
मायूस होकर रह जाएंगे। जो गलतियाँ कर रहे हैं सियासी, कमरों में दरवाजे बंद करके अपने मुंह को मारेंगे कि हमने कहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब की मुखालिफत कर ली। क्यों? तो इम्तियाज़ जलील साहब ने आदर करके सारे समाजों का इज़्ज़त करके, सारे समाजों का एहतराम करके उनकी दिलों में जगह बनाई है। ये वो मोहब्बत है जो सारा समाज इम्तियाज़ जलील साहब को वोट देने वाला। ये बच्चे नादान है, समझे नहीं उन्होंने सियासत को। देखिए, इस तरह से हमने इमाम के प्रवक्ता आरिफ हुसैन साहब से बहुत बेबाक बात की। तमाम बातें जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो भी थी, क्या थी, सारी बातें आपके सामने हैं। और मैंने भी काफ़ी इंटरव्यूज़ कवर किया हूँ। जो बात शहर में गर्दिश कर रही थी, जो भी बातें, मैं एक बात खुल के किया हूँ। जो लोगों ने मुझसे कहा है कि कभी खादिर साहब से पूछ लेना, या कभी इनसे पूछ लेना, कभी शारिक साहब से पूछ लेना, देखिए मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दिया हूँ। ये तमाम मेरे सवाल इनके सामने थे, इन्होंने जवाब दिया है। ये तमाम बातें मैं जनता की अदालत में रखता हूँ और आप ही फैसला कीजिए, क्योंकि जनता जनाधार होती है, जनता ही कुर्सी पे बिठाती है, उतारती है। आप बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। तमाम बातें जो आज सियासी गलियारों में गर्दिश कर रही हैं और करने वाली हैं, तमाम बातें, मैंने कोई बात को छोड़ा नहीं हूँ। एक आधी बात शायद रह गई होंगी तो फिर कभी कवर कर लूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने बातें, बुनियादी बातें, बड़े इश्यूज़ जो आजकल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, तमाम बातों को मैंने बेबाक तरीके से पूछा हूँ। इन्होंने इसका जवाब भी दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप, पता नहीं उसको आप क्या समझेंगे, कैसे समझे, ये आपकी जवाबदारी। उम्मीद करते हैं कि जो लोगों ने मुझसे कहा था कि आपने सवाल करना, मैंने अपने अखलाकी जवाबदारी निभा दिया। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।